चलो क्वेश्चन दे दो बच्चों मुझे। तो कहाँ तक हो गया था बच्चों? 20 तक हो गया था। ठीक है, 21वां बताना है। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 5 ओम का एक मोटा तार है, ठीक है, और इस मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब एक मोटा तार था और इस मोटे तार को खींच करके पतला किया गया तो लंबाई जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया बच्चों। कितना बढ़ गया? 3 गुना। तो नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए मैं आपको एक कंटेंट सिखा रहा हूँ, आप वो डेरिवेशन भी सीख जाएंगे और उसके न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला भी डेरिवेट करके दे देता हूँ। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक ही मटेरियल के लिए या फिर ऐसे रहे कि एक ही तार को अगर खींचा जाए उसकी लंबाई को परिवर्तित किया जाए, मतलब अगर एक ही तार को खींच करके उसकी लंबाई बदली जा रही हो या फिर दो ऐसे पदार्थ हो जिनके द्रव्यमान सेम हो उनसे तार बनाए जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा याद रखना बच्चों कि उनके आयतन एक समान रहते हैं। ठीक है, एक तार ले लिया, पहले उसकी कुछ लंबाई मोटाई रही, उसको तुम खींच दिए, ठीक है, उसमें बाहर से कुछ ऐड नहीं किए, खींच दिए, तो अब जो नया तार बन जाएगा उसका देखो प्रतिरोध तो बदल जाएगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा और उसके साथ ही साथ उसका जो द्रव्यमान है, आयतन है, डेंसिटी है, ये सब चीजें अपरिवर्तित रह जाएंगी उसकी। समझ में आया? इन सब मानों में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उसी के नाते देखो, जैसे मान के चल रहा हूं कि पहले तार ऐसे था, ठीक है, और इसको क्या किया गया बच्चों? खींचा गया, तो खींचा गया तो पतला हो गया और लंबा हो गया, है ना, खींचा गया तो पतला और लंबा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमें बताना है कि इस सिचुएशन में दोनों तारों के बीच सिमिलरिटी क्या है, प्रतिरोध नए वाले का कितना रह जाएगा। तो इस सभी कंटेंट के लिए ध्यान देंगे कि बाबू इसका जितना विशिष्ट प्रतिरोध था इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ हैं। एक ही पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोधों का मान समान होता है, उनकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल कुछ भी रहे। समझ में आया? ठीक। दूसरी बात, जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इसका रहेगा। समझ में आया? आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, इतनी बातें समझ रहे हैं आप? तो अब जरा प्रश्न के कंटेंट पर हम आते हैं कि जब हमसे प्रश्न कहा गया है कि हमारे पास एक मोटा सा तार है जिसको खींच करके हम पतला कर देते हैं और उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? चंद लाइनों में ये जवाब मिल जाएगा, लेकिन उस चंद लाइन के जवाब के लिए मैं जिस फॉर्मूले को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उसका डेरिवेशन कैसे होगा पहले आप लोग इस बात को जान लें। देखो मान के चल रहा हूँ पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे तार का प्रतिरोध R2। अगर पहले पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो दूसरे तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध रो ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर पहले की लंबाई L1 हो और दूसरे की लंबाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर पहले का क्षेत्रफल A1 हो तो दूसरे का क्षेत्रफल A2 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये चीजें जो है रो खाली चेंज नहीं होगा, इन चीजों में जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इन चीजों में रो खाली नहीं बदलेगा, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी। चलो अब एक बात बताओ, पहले तार का थोड़ा प्रतिरोध निकाल लो बच्चों। तो पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर रो L1 बटे A1, दूसरे तार का प्रतिरोध रो L2 बटे A2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 डिवाइड करोगे बच्चों तो R1 बटे R2 बराबर रो L1 बटे A1 बटे रो L2 बटे A2। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, रो से रो L1 A2 बटे L2 A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि प्रतिरोधों का जो अनुपात आया है वो लंबाइयों और क्षेत्रफलों के गुणनफलों का अनुपात बना है। देखो, है ना, R1 और R2 का अनुपात यही तो आया। अब एक बात बताओ, अगर एक ही तार से दूसरे तार को खींच करके बनाए हो तो क्या दोनों तारों का आयतन समान रहेगा कि अलग रहेगा? समान रहेगा ना। तो पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन, पहले तार का आयतन A1 गुणे L1, दूसरे तार का आयतन बच्चों A2 गुणे L2 हो जाएगा। यहाँ से किसी एक का टर्म का मान निकालो, चाहे A1 A2 का चाहे L1 L2 का। चलो हम निकाल लेते हैं L1 L2 का। तो L1 यहाँ पे है, L2 इधर लाओगे बच्चों बटे L2 हो जाएगा, उधर A2 है, ये A1 उधर जाएगा बटे A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ आपको L1 बटे L2 का मान या A2 बटे A1 का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? इस समीकरण में किसी एक का मान ला करके आप रखो, L1 या L2 का मान रखूं,
L1 या L2 मान रखूं? देखो L1 बटे L2 का मान कितना, या A2 बटे A1 ही रख दूं तो L1 बटे L2, L1 गुणे L2 गुणे A2 बटे A1 का मान कितना। तो देखो मैंने इस A1 A2 की जगह पे ये L1 L2 रख दिया, समझ में आया। तो अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या तैयार हो रहा है, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। और ऐसे प्रश्नों में आपसे यही कहेगा कि पहले तार को जब खींचा गया तो जो दूसरा वाला तार बना है उसकी लंबाई पहले वाले तार से कुछ गुनी हो गई है, कम चाहे ज़्यादा। मान लिया n गुनी थी, जब तुमने पहले तार को खींच करके दूसरा तार बनाया तो पहले तार से कुछ लंबाई बदली होगी ना दूसरे तार की। कै गुनी बढ़ी, कै गुनी घटी, n गुनी मान लेता हूँ। तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है कि L2 का मान L1 का L गुना हुआ है। नहीं समझे, पहले तार L था ना, L1 था, उसको खींचे तो कै गुना बढ़ा, n गुना। तो दूसरे वाले का लंबाई कितना हो जाएगा, L1 का n गुना। वही तो लिखे, वही लिखाऊं ना। अब यहाँ मुझे बताना, अगर यहाँ पे बच्चों आप L2 बटे L1 का कंटेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, n आएगा ना, आएगा ना। यहाँ जरा देखो, अच्छा L1 बटे L2 का मान कितना आ जाएगा, फिर 1 बटे n। L1 बटे L2 कितना आ जाएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यानी R1 बटे R2 का मान 1 बटे n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। R2 का गुणा यहाँ करो तो R2 बराबर n1 n का स्क्वायर इंटू R। इस सूत्र से आप चुटकियों में सवाल लगा सकते हैं, ये जब गुना वाला होता तब के लिए डेरिवेशन है, समझ में आया? ठीक है, ये क्या है बच्चों, जब आपका चालक तार को खींचा जाए उसकी लंबाई कुछ गुनी बढ़े या कुछ गुनी घटे, तब जो चालक बनता है, तार बनता है, उसके नए प्रतिरोध की गणना करने के लिए फॉर्मूला R2 क्या है, खींचने के बाद जो नया तार बना है उसका प्रतिरोध। R1 क्या है, खींचने से पहले पुराने तार का प्रतिरोध। और कई गुना खींचकर बढ़ाए तो जो पुराना प्रतिरोध होता है उसका n स्क्वायर अगर गुना कर देंगे तो आपको नए प्रतिरोध का मान। समझ में, ये फिलहाल डेरिवेशन है, आपको इससे लेन देन नहीं है। आपको जब भी फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चन पे आएगा तो आप ये फॉर्मूला प्रयोग करो, आपका काम हो जाएगा। समझ में, चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए डेरिवेशन था। देखो, यानी एक चीज हमें समझ में आया कि अगर तार को खींच करके उसकी लंबाई कुछ गुनी बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो चालक का प्रतिरोध बदलेगा। और कितना होगा उस चालक का प्रतिरोध हम कैसे निकाल पाएंगे बच्चों, हमें निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। R1 क्या है, पहला प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध। R2 क्या है, खींचने के बाद लंबाई बढ़ाने या घटाने के बाद का प्रतिरोध। n क्या है, कै गुना लंबाई बढ़ाए या घटाए उसकी संख्या n है। समझ में आ गया। हमसे कह रहा है बाबू कि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर कितना है, 3 ओम है, सॉरी 5 ओम है। कितना ओम है बच्चों, 5 ओम है। तार की प्रारंभ में प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। अब कह रहा है इसको खींचा जा रहा है एक पतले तार में और उसकी लंबाई कितनी गुनी बढ़ाएगी, तो n बराबर बच्चों 3। नया प्रतिरोध निकालना है, नया प्रतिरोध मतलब बराबर क्वेश्चन। यहाँ से चले R2 का मान फाइंड आउट करना, रहने देते। n का मान 3 का स्क्वायर, R1 का मान 5, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5। R2 बराबर बच्चों 45। नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 45। समझ में आया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लगा सकते हो और पूरे मेथड में अगर लगाना तो जैसे मैंने डेरिवेशन कराया था ऐसे इसको करो, तो वो तो फिलहाल पंगे का काम हो जाएगा, क्यों जाए फालतू का माथा फोड़ने, है ना। जब आराम से ऐसे हो ही जा रहा हमारा। 22 नंबर देखो बच्चों, ठीक। 22 में कह रहा है कि एक R ओम का प्रतिरोध है, R ओम का प्रतिरोध है, इसको खींचकर 3 गुनी लंबाई कर दी जाती है इसका। मतलब तुम्हारे पास एक तार था, उसका प्रतिरोध R ओम है, हमने तार को खींचा और उसकी लंबाई पहले की 3 गुनी हो गई। समझ आया, ठीक। यानी देखो, यानी R1 बराबर कितना, R ओम है ना, और n बराबर 3। तो अब ध्यान से सुना, कह रहा है कि जो खींचने के बाद तार प्राप्त हुआ, खींचने के बाद वाला जो तार बना है उस तार को 3 बराबर हिस्सों में काट देना है, और बराबर हिस्सों में काट देने के बाद उन्हें जोड़ देना है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर। तो उस समांतर क्रम का मान बताओ। चलो
पहले तार खींचने के बाद तुम जो नया तार पाओगे उसका कुल प्रतिरोध तो पता कर लो, उसके बाद बराबर हिस्सों में काटना, फिर समांतर क्रम में जोड़ लेना। चलो, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, देखो नए तार का प्रतिरोध क्या करेंगे, नए तार का नया तार समझ रहे हो ना, खींचने के बाद प्रतिरोध R2 बराबर कितना आएगा, n स्क्वायर इंटू R1 से ना इस निकलेगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आपका R2 बराबर n का मान 3 का स्क्वायर, R1 का मान यानी R2 बराबर 9R। यानी सुनो मेरी बात सुनो, पहले तुम्हारे पास ऐसा तार था एक मोटा सा, ठीक, इसका प्रतिरोध कितना था R1, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इस तार को खींच करके इसकी लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी, तो पतला होगा ना, ऐसे हो जाएगा। और याद रखना बच्चों कि जब भी तार की लंबाई बढ़ाने का या घटाने का कंटेंट आता है प्रश्नों में, तो ऐसे प्रश्नों में तार का व्यास एक समान रहता है पूरे हिस्से का। ऐसा नहीं होगा कि पूरे हिस्से का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो चेंज हो जाएगा, वो वही रहेगा एक समान। समझ में आया? जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक तार को खींच करके आपने बढ़ाया है, मत उसको पहले मोटा तार था उससे खींच करके पतला तार बनाया, वो तो पतले तार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। एक समान मोटाई का तार खींचा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो अब जरा देखो बच्चों, अगर मैं इनको 3 बराबर हिस्सों में बांटूं, एकदम ध्यान समझना, मैं 3 इनको बराबर हिस्सों में मैंने बांट दिया, तो पहली चीज ही तीनों का कैपिटल ए समान है कि नहीं है? तीनों का कैपिटल ए एक बराबर है, और बराबर तुमने लंबाई कर दिया, तुमने बराबर लंबाई कर दिया ना, और तीनों यक्का मटेरियल के हैं कि अलग अलग, तो तीनों का रो समान हुआ। और अगर बाबू इतना लोग समान हो गए तो क्या निष्कर्ष निकला? तीनों का प्रतिरोध एक समान हो जाएगा। समझ में आया? जो 3 टुकड़े काट करके यहाँ से करोगे उनसे जो प्रतिरोध मिलेगा वो तीनों का प्रतिरोध एक समान मिलेगा। समझ में आया? क्यों एक समान मिलेगा? क्योंकि जो तार खींचा गया वो तार तीनों एक ही मटेरियल के बने हैं, जो अलग अलग टुकड़े काटे गए, तीनों का क्षेत्रफल एक ही है, तीनों की लंबाई एक ही है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो उनके लिए प्रतिरोध का मान एक समान रहेगा। इतना समझ में कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब जरा देखो ध्यान से, नए तार को तार को 3 बराबर हिस्सों में काटने पर प्रत्येक का प्रतिरोध ध्यान देना बच्चों, जब एक तार को 3 बराबर हिस्सों में काटा जाएगा तब जो प्रतिरोध आएगा वो तीनों का एक समान आएगा। कैसे एक समान आएगा? ध्यान देना। देखो भैया, तीनों का प्रतिरोध कितना होगा? देखो तीनों का प्रतिरोध R1 डैश बराबर R2 डैश बराबर R3 डैश बराबर कितना आएगा? इसी 9R का 3 गुना कर दो ना, बराबर प्रतिरोध में बटेगा वो। समझ में आया? ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये सब डैश रहेगा, ये हो जाएगा 3R। समझ में आया? यानी जब तार को खींच दिया गया तब उसको 3 टुकड़ों में जब काटा गया तो वहां से 3 प्रतिरोध बना, R1 डैश R2 डैश और तीनों का मान इस 9R के प्रतिरोध को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तब मिल जाएगा। क्यों सर 3 बराबर हिस्सों में क्यों बांटे? इस नाते बांटना होगा क्योंकि तीनों टुकड़ों का प्रतिरोध एक समान होगा। समझ में आया? क्यों समान होगा सर? क्योंकि तीनों का विशिष्ट प्रतिरोध एक समान है, तीनों की मोटाई एक समान है, तीनों की लंबाई एक समान है। समझ में आ गया? ठीक। अतः अब इनको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में ना, देखो समांतर क्रम में जोड़ने का, चलो समांतर क्रम में बच्चों इनको जोड़ते हैं हम लोग। जब आप समांतर क्रम में इन्हें जोड़ेंगे तो जरा देखिए रिजल्ट मान आएगा 1/r बराबर 1/, यही होता है समांतर क्रम, 1/r1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 डैश। अब 1/r बराबर कितना बच्चों? 3R प्लस 1/3R हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। एंड 1/r बराबर हर समान है तो अंश जोड़ करके कितना होगा? 3 से 3। अरे इसको r डैश से लिख लो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। अब देखो r डैश बराबर कितना आ गया? r। ये समांतर क्रम में जोड़ने के बाद नेट मान है। समझ में आया? ठीक।
अगला देखो भैया 23 नंबर, 1 किलोग्राम तांबा है और उसके टुकड़े से 1 mm मोटा और दूसरे टुकड़े को 2 mm मोटा तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना करिए। 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान तांबा है और उसी से 2 तार खींचे जाते हैं। एक की मोटाई 1 mm है और दूसरे की मोटाई 2 mm। ऐसे तार यहाँ से खींचे जा रहे हैं। हमें बताना है कि इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना करिए। चलो कर लेते भाई, पहले काम करो, जल्दी से नोट कर लो, बड़ा सवाल है, बोर्ड में जगह ज़्यादा है, नोट करिए जल्दी से आप लोग। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, कीप क्वाइट। एक पेज दो बाबू, तो रफ वाला पेज दो। बच्चों प्रश्नों का सिलसिला और आगे। हाँ अभी पेन से बोल देना, हटा देंगे वो। ओके ठीक है, तो हाँ ठीक है ठीक है। 23 नंबर देखो भाई। हाँ 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़ा। सबसे पहले ये जानो तुम्हारे पास द्रव्यमान है कितना है, 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम टुकड़े से, प्रश्न के कंटेंट को ध्यान से सुनो भाई। 1 किलोग्राम तांबा है और वहां से 2 तार बनाने हैं, दोनों तारों में समान द्रव्यमान यूज करना है। तो मतलब दोनों तारों का आयतन समान रहेगा, समझ में आया? एक तार बनाना है 1 mm मोटा और दूसरा तार बनाना है 2 mm मोटा। तो यानी पहले तार की त्रिज्या व्यास दे दिया हमको D1 बराबर 1 mm। बच्चों यहाँ से R1 बनाओ, तो R1 बराबर 0.5 × 10⁻³ किसी को कोई समस्या? दूसरा तार है बच्चों, उसका व्यास D2 बराबर 2 mm। यहाँ से रेडियस बनाओ इसको 1 × 10⁻³ मीटर। कोई डाउट? ठीक। अब इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना करनी है। चलो, दोनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम की अलग? सेम। एक ही पदार्थ पे तो है, तो सेम नहीं रहेगा। चलो ध्यान देना बच्चों। माना पहले तार की लंबाई L1 तथा दूसरे तार की लंबाई L2 है। तब देखो बच्चों, पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर ρL1/A1, समीकरण 1। दूसरे तार का प्रतिरोध, ये पहले तार का प्रतिरोध है बच्चों, पहले तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध, हमें प्रतिरोधों की तुलना करनी है। तो अलग अलग प्रतिरोध निकाल करके अनुपात निकाल दो। रो का मान वही रहेगा लेकिन लंबाई बढ़ जाएगा और एरिया पतली हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, चलो आगे देखो। अब समीकरण 1 समीकरण 2 डिवाइड कर दो। हाँ बच्चे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 मत कर, समीकरण 2। अब भाग करोगे बच्चों तो R1/R2 बनेगा ना? यस सर। ठीक है, R1/R2 बराबर R1 का मान ρL1A1/ρL2A2। कोई डाउट बच्चों? रो से रो क्या बनेगा इधर? ये हमारा दीवार जो है सर जी ईंटों का नहीं है यार, टाइल्स लगाए ईंटों जैसा। हाँ समझना मत तुम लोग कि मतलब वो ईंटा है, ईंटा नहीं है, वो टाइल लगा है उधर। सर जी हाँ रुक के जा रहा सर जी बात कर रहे ना, जरूरी इधर देख नहीं रहा है। इसको भी सही कर दीजिए ये चीज। अब ये स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। हो जाएगा इससे?
अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक। क्या बनेगा बच्चों, हाँ देखो बनेगा इधर R1 बटे R2 बराबर A2 ऊपर जाएगा तो L1 A2 बटे L2। अपने को क्या लंबाई पता है, निकालने का कोई जरिया नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, लंबाई निकालने का कोई जरिया नहीं समझ में आ रहा ना, तो लंबाई को यहाँ से एलिमिनेट कर दो। क्या क्षेत्रफल कोई दुख देगा, त्रिज्या अपनी मुट्ठी में है, उंगलियों पे नचाएंगे उसको, यूं नाचेगा अभी रोहित के सामने त्रिज्या, देखो नहीं कोल्ड ड्रिंक अभी नहीं, उसमें स्ट्रॉ डाल दो। ये सर जी टाइल्स खुरदुरा वाला लगवा दीजिए, सरकता है वो। ठीक ठीक स्मूथ सर जी अभी आप क्या बोले, एल्यूमिनेट मतलब उसको इधर से हटाएंगे। तो L1 L2 को क्या करना भाई लोग, हटाना ना। हटाने के लिए क्या कंटेंट लगाएं, दोनों तारों का द्रव्यमान एक समान रखना है, तो उनके आयतन बराबर रहेंगे ना। तो पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन, तो यहाँ से बच्चों A1 बटे A2 बराबर L2 बटे L1 बनेगा हर हालत में। समझ में आया, ये हमेशा तब काम करेगा जब जब आपके तारों का द्रव्यमान एक समान रहेगा। समझ में आया, कोई डाउट, ठीक क्या, हाँ वो स्टाइल यार समझते हैं नहीं। चलो तो अभी यहाँ देखो, अगर L1 बटे L2 की जगह पे लिखेंगे तो A2 बटे A1 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ ध्यान देना, R1 बटे R2 बराबर इसके जगह क्या बनेगा, A2 बटे A1, और गुणे पहले से A2 बटे A1 था ना, ठीक। स्क्वायर कर दो तो R1 बटे R2 बराबर A2 बटे का हो जाएगा। और ध्यान देना बच्चों, मान रख दो जरा सा, तो इसके जगह पे पाई R2 का स्क्वायर बटे पाई R1 का स्क्वायर का, पाई से पाई R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 के स्क्वायरों का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक। या अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया, कितना हो जाएगा, मान रख दो R2 का मान बच्चों 1 गुणे 10 के घाते माइनस 3 बटे R1 का 0.5 ना, तो उसको ऐसे लिख दो। अच्छा लिख दो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के पावर 4 हो जाएगा। कोई डाउट, R1 बटे R2 बराबर 10 के घाते माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, बड़ी मार मारूंगा। 2/0 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 का घन 1 और इसका सुनो 5 के पावर 4 गुणे 10 के घाते माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझे, नहीं समझ में आया। 1 के पावर 4 का मतलब कितना, 1। और इस 0.5 को क्या 5 गुणे 10 के घाते माइनस 1 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और 5 के पावर 4 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 625 आएगा, कितना आएगा, और गुणे 10 के घाते माइनस 1 का माइनस 4 आएगा ना, ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते प्लस 4 बटे 625। कोई डाउट, समझ में आ रहा है, ठीक। और यहाँ से देखो R1 बटे R2 बराबर इसे लिख सकते हो 10,000 बटे 625, 25 25 संयम 625 और 25 चौका 400 आया, ठीक है। और 25 16 ना, R1 बटे R2 बराबर 16 बटे 1, या रेशियो में उसको बदल दोगे तो R1 अनुपाते R2 बराबर 16 अनुपाते, ये हो गई तुलना, ठीक। करो इसको जल्दी से आप लोग डाउनलोड, चलो करते रहो और पढ़ते हैं कल लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।